नहीं, हाँ, हाँ, जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो जाएगा। नाउ वी आर ब्रॉडकास्टिंग। ओके ओके। देखो आज कोई ज्वाइन नहीं किया ब्रॉडकास्ट So करने then the meeting is being recorded now. हाँ जी, So मीटिंग recording अभी now start. Would यस you like Okay. would you like more students to join or parents to join or I think they will join in, but we should start because it's already 5:37. We'll start. So good evening, everyone. One second. सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का जिंदगी मास्टर क्लास वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। ये वेबिनार जो है यूनिसेफ, इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज और स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जिंदगी मास्टर क्लास में हमारे मीडिया पार्टनर हैं अमर उजाला। आज के वेबिनार का विषय है कोविड-19 का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा इस दौर में नए तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कौशलों की क्या आवश्यकता हो सकती है, उसके बारे में बताया जाएगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहती हूं। आप हैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वॉशिंगटन डीसी के सीनियर फेलो श्री जयंत कृष्णा जी। आप प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। आप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक और चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। साथ ही औद्योगिक जगत में बतौर सलाहकार आपने 30 साल से अधिक काम किया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा कंपनियों द्वारा नीति निर्माण में आपने अपनी बहुत सेवाएं दी हैं। आज हमारे इस वेबिनार में श्री जयंत कृष्णा जी युवाओं को तथा अभिभावकों को बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है और इन बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं को किस प्रकार के कौशल विकसित करने होंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रतिभागियों के सवाल हमारे एक्सपर्ट की बातचीत के बाद लिए जाएंगे। अब बिना आपको और इंतजार कराए, क्योंकि सभी हमारे युवा और अभिभावक जयंत जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं जयंत जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आज के विषय पर कुछ रोशनी डालें। जयंत जी प्लीज। शुक्रिया, थैंक यू संगीता जी। तो ये हम लोग एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में मिल रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया में कोविड-19 का ने प्रहार किया हुआ है और भारत में भी उसके करीब 2 लाख केसेस पॉजिटिव निकल चुके हैं। तो मैं देखिए शुरुआत ये करना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें जल्दी से बता के फिर बताऊंगा कि किस तरह से कोविड ने इसमें किन किन सेक्टर्स इकोनॉमी के जो हैं जिस पे ज्यादा असर पड़ा है, किस में नहीं पड़ा है और इतनी ज्यादा तकलीफें, इतनी ज्यादा नौकरियों की छटनी होने के बावजूद कैसे कुछ एक सिल्वर लाइनिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हमारी इकोनॉमी में बहुत सी रेजिलियंस है जो वो बाउंस बैक वो अर्थव्यवस्था कर पाए। तो ये सब बातें करते हुए और किस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, कुछ पेड कुछ फ्री अभी कोविड के दौरान और कोविड के बियॉन्ड, और किन किन सेक्टर्स पे आपको अपना तवज्जो, अपना कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है, हम जीडीपी के हिसाब से पूरी दुनिया के 5वें सबसे ज्यादा धनी देश की रैंक हमारी आ गई है। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखिए तो हमारी जीडीपी हमें तीसरे अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ा जीडीपी परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से हम है। और अगर नॉमिनल टर्म्स में देखिए तो बीच में जापान और यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, तो हम 5वें स्थान पर हैं।
लेकिन एक तरफ से तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखिए तो वो हमारी जो है वो उसमें हमारी रैंक करीब 142 है। और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से देखिए, जिससे लगता है कि क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा एक एवरेज इंडियन इनकाउंटर करता है, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल्स पर्सपेक्टिव, उसमें हमारी रैंक करीब 130 है। तो हमें देखना है कि किस तरह से अगर हमारी पूरी आप इस 21वीं शती के सारे सालों का एक औसत लें तो करीब हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% हुई है। हम इस समय पूरी दुनिया में छठे सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में उतरे हैं। इसीलिए दुनिया की कंपनी कोई कहीं भी क्या प्रोडक्शन करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करती हो, वो भारत में उसको कोई इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन कम से कम ये इंटरेस्ट जरूर है कि अपना माल या सर्विस भारत में बेचे। एक भारत की इकोनॉमी के साथ एक और अच्छी चीज है कि हमारा अच्छी या खराब दोनों कह सकते हैं। अच्छी फिलहाल कोविड में जो लगता है कि 60% ऑफ जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट मार्केट्स में और बाहर की इकोनॉमी में फर्क आएगा भी, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो इकोनॉमी है वो खुद करीब क्लोज टू 2/3 हिस्सा उसका है। हम पूरी दुनिया में इस समय 10वें सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। सारे कंट्रीज जो इंपोर्ट करते हैं उसमें हम 10वां हमारा स्थान है, और एक्सपोर्ट्स में 19वां स्थान है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें कहते हैं, जो हमारी करीब 140 हुआ करती थी वो फिर 100 हुई, और पिछले साल वो निरंतर प्रयास हुआ है, उसमें हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है वो 63rd हो गई है अमंग ऑल कंट्रीज। अभी भी हमें काफी तरक्की करनी है। और हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें हमारा 68th रैंक है पूरी दुनिया में। हमारे पास करीब एस्टिमेट्स ऐसे कहते हैं कि हमारी वर्कफोर्स जो है वो 47 करोड़ से लेके 52 करोड़ के बीच में है, और ये दुनिया की यंगेस्ट वर्कफोर्स है इतनी बड़ी तादाद वाली। तो हमें ये सब बहुत एक अच्छी चीजें भी लगती हैं। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान, साफ्टा, इन सब के मेंबर्स हैं। हमारे जीडीपी का अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा परसेंट 62% सर्विसेज से आता है। मैन्युफैक्चरिंग जिसके पीछे सब लोग भागते हैं, या इंडस्ट्री कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब को मिला के 22-23% करीब इकोनॉमी का आता है, और एग्रीकल्चर करीब और लाइट सर्विसेज 15% आता है। तो जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो सर्विसेज की इकोनॉमी का है। हमारे यहाँ हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस में से है। तो ये तो मोटी मोटी बात हुई कि हमारा इकोनॉमी कैसी है। लेकिन अगर आप अभी देखिए कि इसके दौरान क्या हुआ है, कोविड के दौरान तो जॉब्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं। जो अगर आप इतने बड़े तादाद में माइग्रेंट्स को इधर उधर जाते देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टेम्पररी वर्कर्स थे या डेली वेजर्स थे, उनकी जिंदगी काफी मुश्किल से भरी है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में करीब 23% हो गया था, जो काफी हाई था, और लॉकडाउन से पहले ये सिर्फ 7 से 8 करीब 8.7% था, और लॉकडाउन के बाद 23% हुआ, फिर कुछ और बढ़ा। लेकिन अब अच्छी चीज ये है कि जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी, तो कुछ नौकरियां जो चली गई थी वो दोबारा क्रिएट हो रही है। तो हमारे ये रिकवरी की चांसेस अच्छी लगती हैं, डिस्पाइट दैट कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कहता है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे ज्यादा बड़ी जो क्राइसिस है वो इस समय हुई है। और भारत में इकोनॉमी का जो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ था, उसके बाद से पहली बार इकोनॉमी में इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हुआ है। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि हमारा जो Q1 का जीडीपी है वो उसमें नेगेटिव ग्रोथ तो होगी। साल भर का क्या होगा वो डिपेंड करता है कि कोविड कितने दिनों तक चलता है। टोटल जॉब लॉसेस करीब एस्टिमेट किया गया है 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ये कॉन्सोलेशन ये लगता है कि जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग दोबारा होगी, इसमें बहुत सी जॉब्स जो लॉस्ट हुए थे ये दोबारा रिकवर हो जाए, ये जरूर लगता है। मैं आपको बताऊं कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। इतनी ज्यादा दुर्दशा को अगर आप देखिए जो कोविड ने जो कहर मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, भारत में इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन हमारी जीडीपी का 60% उससे आता है। तो
कुछ सेक्टर्स जो सिविल एविएशन, एयरलाइंस जो है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, इसमें कुछ जरूर काफी बहुत गिरावट आई है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी वो पहले ही से खराब चल रही थी, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि वो दोबारा ठीक हो पाएगा। और तो इस तरह से कुछ अच्छी चीजें ये हैं, अभी रबी की क्रॉप हमारी अच्छी खासी हो गई है और उसकी हार्वेस्टिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है या फाइनल स्टेजेस में है, और 60% ऑफ जीडीपी, 16% जीडीपी का हमारे खेती से आता है। अगर आप आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की इंडस्ट्री को देखिए, जिसको भी लोग कहते हैं करीब 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें नेस्कॉम के हिसाब से 96% लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रप्शन जरूर हुआ है कि ऑफिसेज में ना काम करके घर से कर रहे हैं, लेकिन कोई खास गिरावट इनके रेवेन्यू में नहीं आई है। सर्विसेज सेक्टर जो 60% से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें स्लिपेज कम हुई है। और एफएमसीजी, क्योंकि ग्रोसरी, सप्लाई चेन, घरों में जो कंजम्पशन होता है उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम, हम टेलीफोन्स उतना ही यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल का यूसेज जो है, और यूटिलिटीज जैसे बिजली है, इन सब में कोई खास गिरावट नहीं आई है। और जैसे ही लाइफ नॉर्मल आएगी, काफी ये ग्रेविटेट वापस कर जाएगा। तो ये सब चीजें कुछ अच्छी एक वो देती हैं। अगर आप गांव में देखिए, मनरेगा में करीब 13 करोड़ प्री लॉकडाउन पीरियड में वर्कर्स थे। जैसे सरकार और मनी पंपिंग करती है और माइग्रेंट लेबर्स गांव में मौजूद होंगे जो वापस गए हैं शहरों से और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट से, वो ज्यादा टेकर्स होंगे नरेगा की सर्विसेज के लिए। मुझे लगता है वो उसमें जो, हालांकि नरेगा का एम्प्लॉयमेंट कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो अपने आप में उसमें उम्मीद होगी। हेल्थ केयर, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बहुत अभी भारत में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर का है, वो सिर्फ 1.3% ऑफ द जीडीपी भारत सरकार उसमें स्पेंड करती है। इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि कोरोना से जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनएडिक्वेसी देखी गई है, ये हम अगले 2 साल के अंदर करीब 1.3% से 3% ऑफ जीडीपी हम पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ केयर पे, प्राइवेट कभी नहीं जो होता है, उस पर स्पेंड होगी। तो ये सेक्टर्स में बूम जरूर आएगी, हेल्थ केयर में और फार्मा में, मेडिकल इक्विपमेंट में, माइक्रो बायोलॉजिस्ट में, इन सब सेक्टर्स में डेफिनेटली मेडिकल इक्विपमेंट में जरूर वो होगा। एक चीज और अच्छी हुई है कि जो मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, एक फ्लेक्सी वर्किंग का मोड भी, जब आप घर इतने ज्यादा तादाद में आईटी आईटीएस में और तो लिमिटेड एक्सटेंट में सर्विस सेक्टर में, जैसे ये बीएफएसआई में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ आईटी जितना नहीं लेकिन कुछ कम हद तक अगर घर से काम कर पाए, तो बहुत सी महिलाएं जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से जॉब मार्केट से बाहर चली जाती थी, मुझे लगता है उनके पास एक फ्लेक्सिबल, कुछ कम घंटों के लिए घर से काम करने के एक नए अवसर खुलेंगे। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, आईटी में इस समय करीब 40 लाख लोग ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, और टोटल रेवेन्यू करीब 180 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। तो ये पार्ट टाइम वर्क, फ्लेक्सी वर्क बढ़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। ई कॉमर्स एक सेक्टर, क्योंकि ज्यादातर लोग फिजिकल स्पेस में शॉप नहीं करेंगे, तो ई कॉमर्स टाइप की कंपनीज में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जो ये ओपन अप किया है, पहले एसेंशियल गुड्स ही नहीं, सारे गुड्स की होम डिलीवरी या एड्रेसी को डिलीवरी जो ई कॉमर्स के थ्रू है वो ओपन कर दी गई है, उसमें संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन, किसी ने सोचा था कि स्कूल्स हैं लखनऊ में, मैंने जो देखे हैं, बाकी जगह भी उत्तर प्रदेश में, भारत में कई जगह स्कूल्स पूरे करीब नॉर्मल तरह से ऑनलाइन मोड से चल रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग जो है, ये एक बिग टाइम इसमें एक फ्लिप होगी। मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज होते हैं, वो उसमें काफी मोटे तौर पे अगर आप जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, उसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, उसमें होगा काफी उम्मीद की किरण है। हमारे यहाँ जो वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो सब कभी किसी ने इतना ज्यादा जूम यूज किया था या स्काइप यूज किया था या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सॉफ्टवेयर यूज किया था, कभी नहीं शायद। तो इन सब चीजों में काफी उम्मीद बढ़ेगी। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जो फैसिलिटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए,
उसमें वो होगा, डिलीवरी फुलफिलमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इवन आउटसोर्सिंग ऑफ क्लीनिंग एंड यूटिलिटी, इस तरह की जो जॉब्स हैं जिसमें सफाई की चीजें हैं, ये बिग टाइम बढ़ेंगी। जो गिग इकोनॉमी की जॉब कही जाती हैं, जैसे ओला, उबर और या होम डिलीवरी ऑफ फूड, इसमें वाइल शेयर्ड मोबिलिटी में तो अभी ज्यादा सुधार नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये कोविड की वायरस का कोई वैक्सीन और फूड प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं निकलता। लेकिन मुझे लगता है होम डिलीवरी ऑफ फूड एंड ऑल दैट, ये सब सर्विसेज गिग इकोनॉमी की बढ़ेगी। और गिग इकोनॉमी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पिछले 3-4 साल में रहा है भारत में वो करने का। माइग्रेंट लेबर, अभी एक IIM इंदौर ने सर्वे किया था, उसमें कहा है कि इन्होंने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए 62% माइग्रेंट वर्कर्स ने कहा कि जैसे ही अपॉर्चुनिटीज होती है वो दोबारा उन साइट्स पे वापस चले जाएंगे। ये एक अच्छी संभावना है अर्थव्यवस्था को दोबारा बाउंस बैक कराने की, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह से इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एक पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बढ़ के आगे बढ़े। ये तो एक मोटी अर्थव्यवस्था और कोविड से क्या इफेक्ट आया है, क्या इफेक्ट नहीं आया है, इसकी बात थी। सभी लोग मानते हैं कि इस क्वार्टर में जीडीपी में मिनिमम 10% का फॉल आएगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो साइकिल है जीडीपी फिगर्स कलेक्शन करने का, उसमें काफी फेज लैग होता है, इसलिए जब तक पता चलेगा तब तक पता चलेगा। लेकिन काफी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने काफी रिसर्च करी है, उन्होंने भी इन चीजों को काफी पाया है गड़बड़। तो ये जरूरी है कि हम किस तरह से एक नई एक मैं मोटा तौर पे ये आपको बता दूं कि जो हमारी इंडस्ट्री की जो 4.0 की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत जोर से पकड़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बेसिकली सेंसर्स लगाए जाते हैं मशीन्स के ऊपर, और पूरी आप फैक्ट्री की मॉनिटरिंग आप घर से कर सकते हैं और शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, और हर चीज आप कहीं से कर सकते हैं। रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज बहुत आगे आ रही हैं, और इसमें भारत में बहुत कम पढ़ाई या कौशल विकास हो रहा है। मुझे लगता है जो भी खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टू लार्ज एक्सटेंट सर्विस सेक्टर में भी बहुत सी जॉब जो क्रिएट होंगी वो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होंगी। तो इसमें आपको बहुत सोच समझ के इसमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है, क्योंकि अगर हमने इन सब चीजों में अपने आप को आगे नहीं किया और नहीं दक्षता विकसित करी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे भी जॉब्स कम हो रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वो हमारा मुल्क उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपसे एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि एक तो नौकरी के सारे स्टूडेंट्स एक नौकरी की बात से सोचते हैं कि हमें किस तरह से ऐसे कोर्सेज करें, ऐसी ट्यूशंस करें, ऐसी चीजें पढ़ें जिससे नौकरी की संभावना मिल जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि ऐसी बहुत एक दिमाग के अपने जो चक्षु हैं इस तरह से खोल के रखिए कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप बन सकते हैं। आपको पता होगा जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको SMEs बोला जाता है, वो इस समय 29% इंडिया के GDP जो है वो लोग क्रिएट वहां से आती है, छोटे लघु उद्योगों से, लघु और मध्यम क्षेत्र के। लार्ज कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखें एक्सपोर्ट, 48% एक्सपोर्ट का इनके पास से आता है। 11 करोड़ लोग SME इंडस्ट्री जो स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट उनको मिला हुआ है। जितना लार्ज इंडस्ट्री में इतना नहीं है जितना SMEs में है। तो ये आप क्यों ना इस तरह से अपना मन का रुझान बनाइए कि आप जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने, और उसके लिए आपको अभी से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अब जरूरी नहीं है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ही लगाएं, लेकिन इस समय जो स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादातर अपने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके उनका बिजनेस मॉडल सारा उनकी तरफ से होता है। इस समय भारत का में की 3rd रैंक है सारी
दुनिया में सारे मुल्कों को मिला के हमारा जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है, किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह का फैसिलिटीज हैं, उसमें दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम इस समय इंडिया में है। हमारी करीब $20 बिलियन की एनुअल फंडिंग आ रही है और स्टार्टअप्स इस समय 25-30 हजार स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और स्टार्टअप्स की एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। आपको बहुत यंग लोग इसमें आते हैं। कई सारी वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, कई सारे इंक्यूबेटर्स हैं और पूरी दुनिया में थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट स्टार्टअप्स का जो है वो इंडिया में है। स्टार्टअप्स तो सारे एसएमईज जो हैं वो स्टार्टअप नहीं हो सकते। स्टार्टअप्स को एक तो 5 साल से कम होना चाहिए आपको ऑपरेशन और रेवेन्यू आपका 25 करोड़ से कम होना चाहिए और जो टोटल आपका आइडिया है वो एक इनोवेशन या टेक्नोलॉजी या न्यू प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। आप जितने देखिए, ओला देखिए, ओयो होम्स देखिए, पेटीएम देखिए, स्नैपडील, बिग बास्केट, ये सब लोग स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स हैं और इन्होंने करीब 2 लाख, कोविड से पहले करीब 2 लाख 2.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था और काफी इसमें एआई आ रही है और स्टार्टअप जैसे जैसे तरक्की करते हैं बहुत सारा इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग, लॉट ऑफ अदर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आल्सो थ्राइव, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस आल्सो थ्राइव, यू नो। इसमें ज्यादातर कई सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा और इस तरह की बहुत सी एजेंसीज और लोग सोचते हैं ये सब चीजें कैसे चल इंडिया, भारत में भी इस समय करीब 35 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और मैं आपको बता दूं कोविड के बाद ये और बढ़ेगा नंबर। इस समय हमारे पास ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो साइज है वो 20-25 बिलियन डॉलर ऑलरेडी है। कोविड से पहले हमारे पास 10 मिलियन करीब टेक्नोलॉजी रेडी एसएमबीज हैं। स्मार्ट हमारे करीब 95 करोड़ लोगों के पास फोन्स हैं जिसमें करीब 25 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स जिससे ई कॉमर्स हो सकता है। तो ये सब हैबिट्स बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं और कोविड के दौरान मुझे लगता है कि हालांकि बहुत से लोग सप्लाई नहीं कर रहे थे बट फिर भी एज ए से नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, तो बहुत सी चीजें यहाँ पर शुरू हुई हैं। जो लोग नहीं पहले इंटरनेट से शॉपिंग करते थे उन्होंने काफी इसमें अपनी पहल करी है। तो ये एक बहुत और स्टार्टअप्स की बड़ी अजीब सी वर्क कल्चर बड़ी फर्क होती है। ये एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा होती है, एक ही जना मल्टीपल चीजें करता है, मल्टीटास्किंग होती है। बेनिफिट्स जो होते हैं ये नहीं कि आपको जो सैलरी तय हो गई वही आपको जिंदगी भर मिलेगी, बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है। आप किस तरह से उसमें व्हाट इज द वैल्यू यू ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर द स्टार्टअप, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह होती है। इनोवेशन, क्रिएटिविटी और सबसे बड़ी बात जो वर्क होता है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम होता है। ये एक बहुत अपने आप में एक नई कल्चर, एक नए तरह के सिस्टम है। मैं बता नहीं सकता, आप किसी स्टार्टअप के ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको देखना पड़ेगा तब आपको इसका एहसास होगा जो जिस तरह की बात कर रहा हूँ कि कितनी एक फ्रीडम है। बैंक फाइनेंस, एंजल इन्वेस्टिंग, लाइसेंस राज से काफी फ्रीडम हो गई है, का बहुत से इंक्यूबेशन के सेंटर्स हैं। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत बढ़िया हैं। नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये मेजर स्टार्टअप के सेंटर्स हैं, नोड्स हैं इंडिया में। ये थोड़ी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक भी अभी तक नहीं है, तो हमें इस पे देखना पड़ेगा कि कैसे यूपी में भी इस तरह के स्टार्टअप्स आगे बढ़े। और अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि मैंने आपको कई डायरेक्शंस दिए कि किस तरह से आप सर्विस सेक्टर में ज्यादा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज पे पढ़ाई कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर में कई जैसे आईटी एनेबल्ड सर्विसेज तो थी ही थी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, टेलीकॉम, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। हॉस्पिटैलिटी अभी जरूर डाउन है लेकिन आप देख लीजिए 8 तारीख से होटल सारे कंट्री में करीब करीब खुल रहे हैं। डोमेस्टिक एविएशन लिमिटेड फॉर्म में शुरू हो गया है, धीरे और बढ़ेगा। तो ये सब बाउंस बैक करना ही करना है। तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट है, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, हेल्थ केयर मैंने आपको बताया इस बूम टाइम आने वाला है इस कंट्री में यहाँ पर। तो इन सब के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर पे ही देखिए। मैं
आपको यह बात बता दूं कि नौकरी मिलते समय शायद आपको डोमेन स्किल इंपॉर्टेंट हो, जो आपने टेक्निकल नॉलेज जाहिर करी है, लेकिन आज की तारीख में नौकरी रिटेन कर पाना बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके लाइफ स्किल्स कैसे हैं, सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा है, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे आपके अंदर वो एक खूब एक जज्बा है जिसको कहते हैं डोंट से डाई एटीट्यूड हो, फायर इन द बेली हो। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको आप नौकरी में रह पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आप अपने डोमेन्स के साथ, डोमेन स्किल्स के साथ में या कोर एजुकेशन के साथ में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ध्यान रखिए। और बिकॉज और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं बहुत ही विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, अंग्रेजी बहुत जरूरी है इस कंट्री में। मैं आपको बता दूं, अगर आज आईटी इनेबल इंडस्ट्री 10% कंट्री का जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, तो इसका मेन रीजन ये है कि जो अंग्रेज हमें अंग्रेजी सिखा के गए थे। लोग कहेंगे कि हमारी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है, वो है, ये है। देखिए, वो तो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर को भी पकड़ के प्रोग्रामर बना लेते हैं इंडस्ट्री वाले। सबसे बड़ी चीज है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं और हमारे दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज से हमारा कनेक्ट हो सकता है। तो आपको इंग्लिश यू हैव टू लर्न शेमलेसली, ये बहुत जरूरी है। आपको अगर आपको इंजीनियर्स और मास्टर्स करे हुए लोगों को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप लैंग्वेज और सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ध्यान रखिए। और स्किल्स को देखिए, आप सिर्फ एक एमलेसली आप बीए एमकॉम ये सब करते चले जाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप किस तरह की कोई कौशल विकास कर पाए, ये आपको बहुत जरूरी है। इस समय स्किल इंडिया मिशन एक बहुत बड़ा, मानवता के इतिहास में पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने इतना बड़ा कौशल विकास का कार्यक्रम, अपने मानव संसाधनों को विकसित करने का कार्यक्रम नहीं बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। आप घर बैठे जब तक ये नहीं इकोनॉमी खुल जाती, आपके क्लासेस नहीं शुरू हो जाते, आप बहुत सी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एनएसडीसी इंडिया की वेबसाइट है https://nsdcindia.org, और उसमें जाइए तो आपको फ्रंट उस पर मिलेगा फाइंड एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर। वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बोथ पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, स्किल्स के, स्किल डेवलपमेंट के आपको मिल जाएंगे। किस सेंटर में, किस ज्योग्राफिकल एरिया में आपको कौन सा कोर्स चाहिए, वो डिटेल्स मिल जाएंगे। खान अकेडमी जो www.khanacademy.org ये है, इसमें ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट है। सलमान खान है जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इनके पास बहुत सारा मटेरियल है, 10,000 वीडियोस हैं, 3,000 से ऊपर आर्टिकल्स हैं, 50,000 से ऊपर एक्सरसाइजेस हैं। आप ये जाकर कर सकते हैं। इनके पास कई वेरिएंट्स हैं, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एसएटी का प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ स्किल्स भी उसमें अवेलेबल है। अब इन्होंने बच्चों के लिए भी शुरू किया है 2 से 6 साल के लिए, मैथ्स, लैंग्वेज और ये सब चीजें। तो ये खान अकेडमी करीब सारे कोर्सेज फ्री हैं। आप जाइए, ऑनलाइन सर्च करिए और आपको क्या, ये इनकी फंडिंग जो है, बहुत से फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको फंड करते हैं ताकि एंड यूजर को इनकी सर्विसेज फ्री में मिल जाए। कोर्सेरा में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका वेबसाइट है www.course.ra.org। इसमें भी करीब 1400 से ज्यादा कोर्सेज हैं। इस कोर्सेरा की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स ने करी थी और इनके पास कोर्सेज का कई ड्यूरेशन है, 4 वीक से लेके 10 वीक के नॉर्मल कोर्सेज हैं। But you can even do your MBA there. You can even do your masters in some subjects, if not all, like in innovation, in entrepreneurship, and so on and so forth. तो बहुत से कोर्सेज हैं। आपको आपने एक you have to have the hunger to learn, the hunger to travel that extra mile. ये बहुत जरूरी है। और कोविड से जो भी डिफिकल्टीज आई हैं या इकोनॉमी में जो कोविड से पहले भी जो थोड़ा सा रिसेशन शुरू हो गया था, उससे जो दिक्कतें आई हैं वो उनको आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ नौकरियां नहीं और एक तरफ एम्प्लॉयर्स ये भी कहते हैं कि अच्छे एम्प्लॉयबल लोग नहीं मौजूद हैं। मैंने एक कुछ सालों पहले जो पहले नीति आयोग का पहला जो इनकार्नेशन था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उसमें मैं एक को कन्वीनर था एक टास्क फोर्स का, जो ये देखना चाहता था कि हम कैसे एम्प्लॉयबिलिटी अपनी एजुकेशन में बढ़ाएं। उसमें उन्होंने पाया कि अगर सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पुट टुगेदर सारे, उसमें मुश्किल से 10% लोग भारत में एम्प्लॉयबल है। और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज को देखें, इंजीनियरिंग, एमकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पुट टुगेदर, एमबीए, सब मिला के तो मुश्किल से 24% लोग एम्प्लॉयबल है।
तो हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का ये मुहिम अपने आप लेना पड़ेगा। ये अपने आप में अंग्रेजी की जब मैंने पहले आपसे बात करी थी, इतना सिंपल एक आपको मैं नुस्खा दूं, एक फॉर्मूला दूं, आप जाकर आप टीवी में बीबीसी का या CNN का या इवन कोई इंडियन चैनल लाइक जो अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग करती हो, CNBC या NDTV या इंडियन टुडे टीवी, उसमें आप जाके देखिए और 15-20 मिनट तक जस्ट जब न्यूज पढ़ी जा रही है वो किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, और बाद में आप अंग्रेजी का अखबार लेके आप उस तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने कई लोगों को इस एक्सरसाइज कराई है महीने भर, और मुझे लगता है उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने का। तो मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक मुझे अब यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, और आई थिंक लेट्स मेक इट मोर पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट 25 minutes to half an hour, let's make it more Q&A based. More questions should come and I'll try to answer to the best of my ability. लेकिन ये मैं आपको चलते चलते बता दूं कि आपको खुद ही मैं एक किसी का शेर है जो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको अपने आप को सशक्त करने का, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने का, अपने आप को वर्दी बनाने का जिम्मा आपको खुद उठाना है। ये जिम्मेदारी आपके भाई बहन है या अपने माता पिता या अपने टीचर्स या अपने कॉलेज या स्कूल की नहीं है। वो लोग जरूर हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है कि आप किस तरह से मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उस समय जब हम लोग विदेश जाते थे शुरू के अपने सालों में, लोग सोचते थे कि कहाँ क्या करने आया है भारत इंडिया से, कंट्री ऑफ बेगर्स और स्नेक चार्मर्स है, और उनके चेहरों पे भला बोलते ना हो लेकिन लिखा रहता था कि what the hell this person has come here, what value this person will add। और मैंने अपने पूरे 30 साल के करियर में देखा है कैसे वो धारणा भारतीयों को लेके बदली है। और आज अगर आप कहीं भी कोई भारतीय अवेलेबल है किसी भी बिजनेस मीटिंग में या किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरनेशनल इंटरेक्शन में, सब लोग सोचते हैं कि we better take the Indian very seriously because otherwise they will take our jobs, they will seize our opportunities and it will go their way। तो ये आपको ये अपने आप आपको इसका ये युद्ध के वॉर फुटिंग के हिसाब से अपने को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में आगे ले जाना है। शुक्रिया, थैंक यू जयंत जी। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें आपने बताई हैं वो हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। अब हम ये सेशन ओपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। नवीन जी, अगर किसी प्रतिभागी का हाथ ऊपर उठ रहा है तो उसको अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर नेहा चौधरी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो आप अब अच्छा, रविता पांडे ने अपने आप को अनम्यूट किया है, आप बात कर सकती हैं। जी बबीता जी। रबिता जी RABITA। ओके, हेलो, हाँ जी, वी कैन हियर यू। हेलो, या रविता बोलिए, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। या कैन आई रिकमेंड जस्ट अपना नाम बोलिए और इंस्टीट्यूट का नाम, आगे गुड इवनिंग और ये फॉर्मेलिटीज मत करिए। So my name is Ravita and I'm Siddhartha University and मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। जी सर, मैं अभी एजुकेशन एमए में हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट कर रही हूँ। सर, मैं इसे और बेहतर बनाने के लिए, जैसे मैं यूजीसी की प्रिपेयरिंग में हूँ, तो क्या इसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ अपने कोर्स के साथ साथ? नहीं, आप एमए आर्ट्स में कर रही हैं? हाँ जी। किसमें, फाइन आर्ट्स में, किसमें कर रही हैं? हेलो, नहीं, आप फाइन सब्जेक्ट क्या है आपका? सर एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन, तो आप एमएड कर रही हैं? एमएड? नो सर, एमएड नहीं, एमए कर रही हूँ, एमएड नहीं कर रही। एमए एजुकेशन में कर रही हैं? जी। तो आप क्या करना चाहती हैं? आपका शिक्षण में, टीचिंग में जाने का इरादा है? क्या इरादा है आपका? सर प्रोफेसर बनना है, कॉलेज प्रोफेसर। कॉलेज यूजीसी की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ में। यूजीसी की प्लानिंग मतलब उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है पीएचडी के लिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो रविता ये बड़ा अच्छा ख्याल है, क्योंकि देखिए इस कंट्री में अच्छे
टीचर्स की बहुत कमी है और डिग्री कॉलेजेस में जिसमें पीएचडी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाता है, उसमें बहुत जरूरी है। तो आपका रुझान बिल्कुल सही दिशा में है, लेकिन किसी अच्छे जगह जाइए, क्योंकि भारत में पीएचडी तो इतनी होती है लेकिन बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च ओरिएंटेशन है, रिसर्च मॉडल्स हैं, रिसर्च पे वो फोकस है। तो ये बहुत सी पीएचडी हमारे ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ एक कॉपी एंड पेस्ट वर्क वाला होता है, 10 जगह से लेकर एक थीसिस बना दी। तो आपको एक रिसर्च बल्कि कोशिश करिए, यूजीसी का ही क्यों सोच रही हैं आप, ये क्यों नहीं सोचती पूरी दुनिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आप ट्राई करिए, इवन अब्रॉड ट्राई करिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में अभी काफी कमी है। कुछ आईआईटीज, आईआईएम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इन सबको छोड़ के, और कुछ यूनिवर्सिटीज में गिने चुने पॉकेट्स को छोड़ के एक प्रॉपर रिसर्च फोकस नहीं है। तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को पकड़िए और वहां पर जाके रिसर्च करिए, तब तो इस रिसर्च करने का फायदा है। नहीं तो यू विल गेट अ डिग्री व्हिच विल नॉट इवन बी वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन। और आप पूरी दुनिया कोई भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया का कैनवस है वो, आप खोजिए, बहुत सी चीजें, हर चीज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है जहां पे आप जा सकती हैं पूरे दुनिया में। तो ये बहुत अच्छा चीज है, आप आगे बढ़िए इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू रविता। और कोई, और किसी प्रतिभागी का कोई चौधरी, डॉक्टर नेहा चौधरी, ये पेरेंट्स लगते हैं। डॉक्टर नेहा चौधरी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को। हाँ, हेलो जी मैम। क्या नेहा? डॉक्टर नेहा? डॉक्टर नेहा चौधरी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये कोरोना के संदर्भ में है जी। जी जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो लोगों को अगर डिस्टेंसिंग के लिए अगर हम लोग टीच करते हैं या बोलते हैं तो लोगों को बुरा फील होता है। अगर बहुत ही हम लोग पोलाइटली भी, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत ही पोलाइटली बोलने पर भी लोग उसको बुरा मानते हैं, बुरा फील करते हैं। तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं सर? हेलो जी, आपको बहुत ही ये आपने बिल्कुल सही बात कही। बहुत से लोग मास्क लगाए रहते हैं और मास्क नीचे लटकता रहता है और काम करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है अपने आप में, लेकिन भारत सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। खौफ, आपको उनके दिमाग में एक मौत का खौफ जगाना है और किस तरह से क्या बताऊं आपको, बताना है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, these have to become a part of our life for a much longer time। उन्हें आपको एहसास कराना है, क्योंकि उनमें अगर बहुत लोगों में इस मुल्क में सिविक सेंस नहीं है, बेसिक एजुकेशन की कमी है, तो ये जाहिर सी बात है, ये जो प्रिकॉशंस ये बोले जा रहे हैं इसमें भी सीरियसनेस कम है। तो आपको उनको बताना है कि आपके अपने हित के लिए है, आपकी जिंदगी अपने हाथ में है, और आप मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, हैंड वॉश करके आप बहुत काफी हद तक इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं। तो इनको, कुछ लोगों को सख्ती की जरूरत है जो नहीं सुनते, कुछ लोगों को प्यार से समझाने की जरूरत है, लेकिन ये इस माहौल में इस बीमारी से बचना और अपनी जान है तो जहां है, वही वाली बात है, आपको उन्हें समझाने की जरूरत है। ये मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, बहुत से लोग नहीं समझते ठीक तरह से। जी सर, क्या और भी कुछ बोल सकती हूँ? हेलो, हाँ बोलिए। क्योंकि आई बिलोंग टू वाराणसी, तो सर ये वाराणसी में बड़ा जो वाराणसी अड़ी वाला जो अंदाज है लोगों का, वो काफी हद तक इस चीज में जो सर आप कह रहे हैं वो काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोग सुनते ही नहीं है, बात सुनते ही नहीं है वो। हम कहीं ना ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई नहीं, थैंक यू सर। आपको देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ये आपके शोल्डर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, एनजीओज ने बहुत काम किया है, एजेंसीज लाइक यूनिसेफ ने और बाकी लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन ये लास्ट माइल तक ये अवेयरनेस पहुंचाने में आप तो खुद एक डॉक्टरेट आपने की हुई है, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने और अपनी फैमिली और अपने स्टूडेंट्स को तो बचाएं। आप कम से कम 100-200 लोगों को जिनसे मिलती हो, आप ये
ये मैसेज पहुंचाएं, बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बात पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी। कल ही का उदाहरण दूंगी। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी दिखाने, और वहां पर एक ग्रामीण क्षेत्र से महिला आई हुई थी। उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने उनको कहा मास्क लगाइए, तो एक बड़ा गंदा सा मास्क निकाल के उन्होंने अपने झोले में से लगा लिया। फिर मैंने उनको बताया कि आपको मास्क साफ रखना है, ये मास्क धुल सकता है, इसको साफ सुथरा पहनिए। तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है। तो इतने में डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने कहा बिना मास्क लगाए मैं देखूंगा ही नहीं। तो मुझे लगता है ऐसे लोग रहेंगे हमेशा परिवेश में, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि केवल हम अपने तक सीमित रहें और हम दूसरों को जागरूक ना करें, तो वो भी गलत है। क्योंकि ये बीमारी, अगर मेरे गांव में 50% लोग यदि कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, तो ये समझ लीजिए, ये कहना कि मैं मास्क लगाती हूँ ये काफी है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हम उस खतरे से अछूते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जब ये बीमारी और फैलेगी तो हम भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। बेशक लोगों का व्यवहार रहेगा, पर व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत से कार्य और भी किए जा रहे हैं। तो आप लगे रहिए नेहा जी, जरूर लोग जागरूक होंगे। थैंक यू। और कोई सवाल? डॉली सिंह या सत्यम केसरवानी? सर मेरा नाम सत्यम केसरवानी है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हूँ। हेलो सत्यम, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मेरा नाम सत्यम केसरवानी है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हूँ जी। सर मैं इस टाइम इकोनॉमिक्स से पीजी कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप के लिए मेरा मतलब आगे क्या करेगी स्टार्टअप में, थोड़ा सा अपना योगदान। किसमें पीजी कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। अरे इकोनॉमिक्स तो पूरी दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स की जननी है। इकोनॉमिक्स तो ऐसा है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए सब तरह की संभावनाएं खुली हुई हैं। मुझे लगता है आज के दौर का सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है। अगर आप उसमें कर रहे हैं तो बहुत सी संभावनाएं हैं। आप इसके बाद आप कह रहे हैं स्टार्टअप की क्या संभावना है आपके लिए? मेरे ख्याल से आप इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसको स्टार्टअप से आप, अगर मुझे सही समझ में आया सत्यम आपके प्रश्न को, आप स्टार्टअप कर रहे हैं। स्टार्टअप आप किस क्षेत्र में जाएं ये कोई एडवाइस नहीं कर सकता। आपका किस रुझान है। कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर एप्स बनाने का रुझान होता है, कुछ लोगों को शेफ और हॉस्पिटैलिटी और इस तरह की चीजों में बड़ा रुझान होता है। तो स्टार्टअप जनरली क्या करते हैं? स्टार्टअप अगर आप देखिए तो एक सिटीजन्स की और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की कोई लेटेंट डिमांड होती है, उसको एंटिसिपेट करके उसको अगर आप एग्जांपल लीजिए ओयो होम्स का, तो उन्होंने क्या किया? होटल्स तो हमेशा से थे, बट बहुत से लोग जो लॉन्ग टर्म रहना चाहते थे उन्हें घर जैसे होटल्स चाहिए थे, जो एक्चुअली लोगों के घरों में बने हुए हो, जिसमें और पर्सनलाइज अटेंशन हो, पर्सनलाइज किचन हो, बहुत बड़े ना हो, कुछ ही कमरे हो। तो एक वो होम कंफर्ट और होम फीलिंग देने के हिसाब से उन्होंने एक जो लेटेंट नीड थी कस्टमर्स की, उसको समझ के उसके अराउंड एक ऑफरिंग बनाई और उसको शुरू किया। तो ये तो कोई आपको एडवाइस, आपका रुझान अपना किस तरफ है, किस तरह की चीजों का है, सॉफ्टवेयर की तरफ है, इकोनॉमिक्स की तरफ है, किस तरह की चीज के साथ। और इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स तो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वर्चुअली हर चीज का। लेकिन आप किस तरह की चीज, क्योंकि स्टार्टअप जो होते हैं वो जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, तो किस तरह से आप उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या सर्विस के फॉर्म में हो, ये आपको सोचने की जरूरत है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसमें आप कोई ऐसी नई समस्या को नए तरह से उसका निदान करके ऑफर करना चाहते हैं। और फिर ये आपको अगर आइडियाज मिल जाएं तो नेक्स्ट लेवल की गाइडेंस आपको जरूर दी जा सकती है कि आप किस तरह से स्टार्टअप बन सकते हैं, किस तरह से आप फंड रेज कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसकी गाइडेंस जरूर दी जा सकती है। लेकिन वो न्यूक्लियस जो है कि कहां से वो आइडिया जर्मिनेट होगा, वो तो आपके अंदर से ही आना है।
जी सर। तो सर किस क्षेत्र में मतलब आगे स्टार्टअप करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा? सत्या, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सर मतलब किस क्षेत्र में योगदान में ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होगा इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं हम तो? देखिए, ये बहुत बताना मुश्किल है। मैंने आपको इतने सारे स्टार्टअप के एग्जांपल्स दिए, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और इकोनॉमिक्स से आपको एक वो इकोनॉमिक मॉडल बनाने में आसानी जरूर मिलेगी, लेकिन वो आइडिया तो आपके दिमाग में ही कहीं से आना चाहिए ना। अगर मेरे पास स्टार्टअप का आइडिया होगा तो मैं आपको क्यों दे दूंगा? मैं आपके, अगर आपको कोई बेसिक जर्मिनेट किया हुआ आइडिया, मैं उसको हेल्प कर सकता हूं उसको शेप करने के लिए, कि आप उसको एक इस तरह से मार्केटेबल बना सकते हैं, इसमें मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। लेकिन आपके जहन में किस तरह के थॉट्स हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जी सर। थैंक यू सत्यम फॉर योर टाइम एंड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉली सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या कोई विचार है तो। डॉली सिंह, डॉली आप अनम्यूट करिए, आप सुनाई नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। मुद्रा सिंह, और सत्यम केशरवानी। सत्यम ने तो अभी बोला। जी सर, नथिंग, नो क्वेश्चन। ओके, नो क्वेश्चन सर। थैंक यू डॉली। सर, ये ऑनलाइन कुछ Q&A आए हुए हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। सर, इस टाइम टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, तो मनरेगा के क्या रोल होगा? प्रेजेंट टाइम आवर इकोनॉमी के लिए क्या है? देखिए, मनरेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये यूपीए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू करी थी, और मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी बेबसी है हमारे यहाँ स्पेशली रूरल एरियाज में नौकरी और जीविका को पाने के लिए, तो इसमें साल में सर्टेन नंबर ऑफ डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई थी एट अ स्मॉल कॉम्पनसेशन। तो बहुत से रूरल एसेट्स जो क्रिएट होते हैं, चाहे वो रूरल रोड्स हो, या एक नहर पे छोटी पुलिया बनने की बात हो, या एक छोटा सा कोई प्राइमरी स्कूल करने की बात हो, और उन सब जगह नरेगा के वर्कर्स काम करते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड में जिनके पास रोजगार की या स्व रोजगार की कोई संभावनाएं उनके आगे नहीं आती, उस तरह के लोगों के लिए है। और इनके नंबर ऑफ डेज जो जिसमें इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसको भी बढ़ा के मेरे ख्याल से 200 के आसपास साल में किया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ करीब 13 करोड़ लोग हैं, जिसमें एक्टिव लोग कम हैं, 11 करोड़ या कुछ हैं, और इसमें गवर्नमेंट और पंप इन करना चाह रही है मनी। तो मुझे लगता है नरेगा बहुत ज्यादा, नरेगा शुड नॉट बी खासतौर से पढ़े लिखे और हुनर वाले लोगों को नरेगा को बैंक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनको और कोई रोजगार की या अपना काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं है, उनके लिए नरेगा एक अच्छा ऑप्शन है। कम से कम उन्हें सस्टेनेंस के लिए, अपनी एक बेसिक नीड्स के लिए, फूड और शेल्टर के लिए उतना पैसा वो लोग इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पनसेशन भी बढ़ा है और नंबर ऑफ डेज भी बढ़े। इनफैक्ट अब कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट नरेगा को अर्बन एरियाज में भी, क्योंकि अर्बन एरियाज में you'll be shocked to hear unemployment rate is higher than rural areas. ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयड हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में तो खुद ही सब ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट की, पूरे बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन सब ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट की बहुत पॉसिबिलिटीज है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हम लोग नरेगा टाइप की, मनरेगा टाइप की स्कीम को अर्बन एरिया में क्यों न लाएं। तो मनरेगा इज अ गुड, ऑल इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फील, ये पिछले सरकार की स्कीम थी, लेकिन इस सरकार ने भी इसको बरकरार रखा है, बल्कि फंडिंग बढ़ाई है, तो इसमें कुछ वैल्यू डेफिनेटली होगी। मैं तो मनरेगा का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, और इसमें बहुत से घरों में वो स्थिति नहीं आने दी कि ना चल पाए उनके बच्चे कम से कम एक बेसिक सरकार के स्कूल में जा पाए। बहुत सी मनरेगा ने खोली है। Actually, I just wanted to add to this, JNG. मनरेगा को यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अभी यूज करने के उनकी
उनका प्लान है, एंड दे आर प्लानिंग टू यूज दिस फॉर स्कूल्स के जितने भी स्कूल्स है, ग्रामीण स्कूल्स है, उसमें कायाकल्प योजना के अंडर मनरेगा इज एक्चुअली गोइंग टू बी यूज्ड देयर, and that's an excellent convergence of manpower as well as resources कि schools को strengthen करने के लिए मनरेगा is actually they intending to use it there. Absolutely. The only one thing I wanted to add, मनरेगा को स्किल्स से भी लिंक करना चाहिए, बिकॉज आप मनरेगा में आप रूरल एसेट्स बना तो रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली स्किल्ड नहीं है तो आपकी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं होगी, और therefore the economic life of the rural asset that you create may not be long enough. So मेरा I believe I believe they 10 साल से बोल रहा हूँ कि मनरेगा में स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट भी होना चाहिए, और उस पीरियड में अगर आपको 3 महीने स्किल डेवलप कराना है तो उस पीरियड में आप उन्हें मनरेगा की वेजेस पे करिए, लेकिन जब स्किल्ड लोग होंगे तो एक तो आपकी कंट्री की स्किल्ड वर्कफोर्स में वो लोग बढ़ेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स जो क्रिएट करेंगे वो ज्यादा दिन तक चलेंगे, वो टिकाऊ होंगे, और उनकी इकोनॉमिक लाइफ लंबी होगी। तो ये मुझे एक रिलेटेड चीज ये मेरा पर्सनल ख्याल है। हालांकि कोई भी सरकार इस पे हाथ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उनको लगता है शायद कि एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉमिस है उसमें डाइल्यूशन होगा, जबकि अगर उसको कुछ कौशल विकास से जोड़े और कौशल विकास के पीरियड का भी उन्हें पेमेंट करें, तो इसमें ये इवेंचुअली इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज बन सकती है। No, you're correct, Jain ji, and actually, ये COVID में जितने migrant workers वापस पहुंचे हैं गांव में, so there's adequate amount of skills available, and I think skill mapping is being undertaken in a very big way in the villages, and मनरेगा में भी वो skill sets ढूंढ रहे हैं, so I think जो आप बता रहे हैं ना, that's probably what we're going to be seeing in the next few days coming up. Right. Thank you गीताली जी, thank you जैन जी. Any other questions? ये chat box में और भी questions दिख रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आपके अधिकतर सवाल हैं वो आपके करियर से रिलेटेड है और स्पेसिफिक कोर्सेज से रिलेटेड हैं. कल हमारा जो वेबिनार होगा उसके लिए ये सवाल रिजर्व करके रखें, क्योंकि वहां पर हमने करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया है और आपके इन सवालों का जवाब दिया जाएगा. इसमें एक सवाल है आखिरी वाला, जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक स्किल्स जयंत जी कौन सी बच्चे डेवलप करें और कैसे? Also, Sangeeta, people have raised their hands. Maybe we can ask them also. Sure. नवीन जी, जो जिनके हाथ उठे हैं उनको अनम्यूट कर दें. मैंने अभी सुधांशु उपाध्याय, मुद्रा सिंह और सौरभ मिश्रा. जी. No, if Jayan ji can answer the question that you've just asked, and then we can take the others, right? Okay. जी जयन जी. नमस्ते सर. हेलो. ओके, पहले सुधांशु आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए. सर वो जो संगीता जी ने क्वेश्चन बोला है, फिर हम वो बाद में लेते हैं. That's the last question. सुधांशु, हाँ बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलिए. सर, जैसे मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट सर, ये ग्रेजुएशन किया है बायोफिजिक्स और मैथमेटिक्स से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर मैं हूँ. तो सर अब नाउ मैं मतलब इंटरेस्ट है सर एनवायरनमेंट के स्टडी से रिलेटेड, मतलब पीजी जो कोर्स करना चाहता हूँ सर, जैसे तो वो एनवायरनमेंट में करना चाहता हूँ सर. तो उसके लिए और उससे रिलेटेड मतलब कोर्स करने की सर, जैसे आगे स्टार्टअप में भी मतलब ऐसा कोई मतलब कोर्स, या फिर कहाँ पैसे करें ताकि हमको पूरा प्लेटफॉर्म सर एज अ मिले माहौल सर स्टार्टअप के लिए भी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट स्टडीज से रिलेटेड स्टार्टअप के लिए. यस सर, यही क्वेश्चन था. हेलो. हाँ जी जयन जी. हेलो. Yes, ma'am. Hello. JNG got disconnected somehow. Okay. Probably he will connect again. Just sending him a message. Can you ask him to connect? Yes. So, Sudhanshu, can you just repeat your question and I'll try and answer it? यस मैम, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर मैम बोल रहा हूँ. अभी मैंने इस साल सर मैम फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ बीएससी ना, लेकिन मैम मैं पीजी कोर्स करना चाहता हूँ एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड साइंस, और उस साथ ही साथ मुझे मतलब मैम ऐसा चाहता हूँ कि उस एनवायरनमेंट स्टडी के साथ ही मुझे
स्टार्टअप करने में भी मतलब थोड़ी गाइडेंस इस मेरे कोर्स के साथ मुझे मिले। तो मैम ऐसे कोई कोर्स या कौन से कॉलेज होंगे जहाँ पे मुझे हेल्प मिलेगी थोड़ा, तो वो Okay, Sudhanshu, I think I will request Sangeeta, if you will kindly note this question. Sure. And I think this question maybe we can request for tomorrow Amrita ji to actually respond. Yes. Yeah, Jain ji, actually Sudhanshu ka question tha, he is currently doing his BSc final year from Allahabad University, and he's interested in environment, doing a postgraduate degree in environment protection, and he wanted to know if he can get linked to somebody who can help him with a startup during, to ideate and even kind of think how he can do startup for environment protection and environment conservation. Sudhanshu, हमने सही आपका question grasp किया है? Yes ma'am, definitely. Thank you. आप दो अलग-अलग चीजें कह रहे हैं, एक तो आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात भी कर रहे हैं और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, किस चीज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? सर मेरा तो सर अभी एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि सर अभी माहौल जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर स्टार्टअप का ऐसा कोई माहौल नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो जस्ट मैं क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ सर अभी, तो कोई स्कोप नहीं लगता है सर स्टार्टअप का मेरे लिए। स्टार्टअप का माहौल यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम ही होता है। स्टार्टअप का माहौल तो आपको अपने एंड पे खुद तैयार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ शहर हैं जैसे बैंगलोर, नेशनल कैपिटल रीजन, बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, यहाँ पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम ज्यादा है। तो एक तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए। मैं ये बहुत बात और यूपी में ये खास तौर से लोग अपने शहर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये जब तक अपने होराइजन्स को ब्रॉडन आपके नहीं होंगे, जब तक आप बाहर निकल के बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे। आप दोनों चीजों में, चाहे स्टार्टअप्स के लिए जाना है तो आपको एक ज्यादा ऐसा नहीं है इलाहाबाद में रह के आप नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर आप ज्यादा किसी विकसित और किसी स्टार्टअप ऐसी जगह जाएं जहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हों। और इवन मास्टर्स के लिए एनवायरनमेंट पे एक से एक प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, उनको आप एक्सप्लोर करिए। बहुत आपने देख लिया है कि हमने मैनकाइंड ने एनवायरनमेंट के साथ प्ले करके आज किस कगार पे पूरी मानवता आके खड़ी हो गई है। जिसमें ये नहीं पता कि आगे आने वाले किस तरह से हमें उसका प्राइस भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है, लेकिन सिर्फ डिग्री मत हासिल करिए, ऐसी जगह चाहिए जहां पर नॉलेज हो, जहां पर आप कुछ सीख पाए। अभी भी जो बेस्ट ऑफ ब्रीड एनवायरनमेंट के कोर्सेज हैं वो इंडिया के बाहर होते हैं, और आप जरूर उनके बारे में सोचिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुधांशु जी। अब मेरा ख्याल जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग जरूर नोट करेंगे और आपको फिर वापस उसका जवाब भी देंगे। कल हमारा करियर काउंसलिंग वेबिनार है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ जयंत जी, आपसे स्टूडेंट्स ने इतनी सारी बातें करी, तो आपने बहुत उपयोगी जानकारियां उनको दी, और युवाओं और अभिभावकों का मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनका बहुत फायदा हुआ होगा। और ऐसे में युवाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये कि कोविड-19 के कारण हम सुस्त और निराश कदम उठाएं और कहें कि जो हमारी स्थिति है उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, या फिर तेज कदम रहें जो इस संकट को भी एक अवसर में परिवर्तित कर दे। तो ये हमें समझना होगा कि हम पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट भी, लोग भी लाइफ की चिंता कर रहे थे। पोस्ट कोविड हमें लाइवलीहुड्स की चिंता करनी होगी। बदलती हुई परिस्थितियों में भयभीत होने से कोई फायदा नहीं है, और ना ही इस बात से तनावग्रस्त होना है कि भविष्य के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जैसे कि जयंत जी ने कहा था, एक फायर इन द बेली, एक ऐसा पैशन हो कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे सीखना है। अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने हुनर पहचानिए, अपने को जानिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करिए। और लीडरशिप के लिए भी एक इम्तिहान है।
एक सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना होगा। आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो अथॉरिटेटिव नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस करने वाली है। आप क्योंकि और ये मानसिकता रखना कि मैं अकेले ही तरक्की कर जाऊंगा, इससे काम नहीं चलेगा। हम सब समाज का हिस्सा हैं और सब बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। इसलिए जितना हो सके दूसरों की भी मदद करें और अपने आप में कुछ स्किल्स जो जयंत जी ने बताई, मैं दोबारा उनको रिपीट करना चाहूंगी कि अपनी बात को कहने की क्षमता का विकास करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम में काम करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास, अपने अंदर रचनात्मकता लाना, संवेदनशील होना, दूसरों की परेशानियों को समझने वाला होना, परस्पर सहयोग करने की क्षमता। आने वाले समय में कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा गुण है जो आपको सीखना पड़ेगा। विश्लेषण करने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, नवाचार करने की क्षमता, लीक से हटकर सोचने की क्षमता, कुएं का मेढक नहीं होना है, नई सोच, नए कौशल सीखने की क्षमता। इन सभी कौशलों का विकास करने का आपको प्रयत्न करना है और ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो ये कुछ नहीं है। अगर मेरे पास चाह है तो राह अपने आप बन जाएगी। हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है और आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। इस समय आप जैसे लीडर्स की हमारे देश को जरूरत है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जितनी जानकारी आपने ली है उसे अपने जीवन में भी अपनाएंगे और आगे अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। Sangeeta, I just wanted to add here कि there are two questions in the chat box which are relevant for Jayan ji, and I'm just reading it out. Stuti Srivastav का एक question है कि sir, there are some e-commerce websites like Internshala offering few skill development courses and paid unpaid internships from home, and many students are joining this, but I want Hello. Is it of Lost any your use? voice, And will it increase? Well, this is in the Q&A session. Hello. Yeah. And the second one is, sir, मेरा प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत है. This is Vikram Gupta. I don't know exactly what the question is, but maybe we can give them the answers. Sangeeta, we can probably send them the answers. जी. If you give me a minute, I'll just quickly. Of course. I mean, Internshala.com is a good site. You go there and do some cherry picking as to what kind of courses you could do. I think they are worth examining. Some good work has been done. Some online stuff has been started. You must try that. But do a lot of due diligence before you join a course. There's no point in getting into a course which doesn't gel with your own personal ambition or with your own personal, bent of mind. Coming to Atmanirbhar Bharat, I think Atmanirbhar Bharat, प्रधानमंत्री ने अभी हाल में ही जो उन्होंने पूरे कंट्री को संबोधित किया उसमें उन्होंने बताया है कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने। बट आत्मनिर्भर से कुछ लोग उसका बड़ा एक नैरो मीनिंग लगा रहे हैं कि इसमें प्रोटेक्शनिज्म की बात करी गई है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। जैसा कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने और सीईओ नीति आयोग के मिस्टर अमिताभ कांत ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि if at all it means that how Indian manufacturing will be integrated and would become a part of the global supply chain, kind of a thing. तो किस तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन से और इंटीग्रेट करना है, वो जरूरी है। ये जरूर है कुछ चीजें जैसे डिफेंस में उन्होंने बोली हैं कि जो आसानी से इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं उनको इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव लिस्ट में डालना ताकि वो कंट्री में ही उसका लोकल प्रोडक्शन इंकरेज करें। तो इसमें कोई प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं है, ये एक स्वावलंबी बनने की बात है कि हम कैसे अपने पैरों पे खड़े हों और किस तरह से जो चीजें हम भारत में कर सकते हैं वो हम भारत में करें और ये इवेंचुअली जो हमारा मेक इन इंडिया मिशन है प्रधानमंत्री का उसकी तरफ भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको नैरो सेंस में मत लीजिए, इसको कि कोई स्वदेशी मूवमेंट है इस तरह से मत देखिए, इसको इस तरह से देखिए कि किस तरह से मेक इन इंडिया मिशन को और स्ट्रेंथन करेंगे और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करेंगे ताकि भारत की में जो
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना थोड़ा छोटा पार्ट, अगर आप माइनिंग और उसको हटा दें तो सिर्फ 16-17% ही जो आता है वो हम किस तरह से बढ़ा के और ज्यादा प्रतिशत जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर पाए, जैसा कि चाइना में होता है। और मैं ये भी बताऊं, इस समय बहुत से लोग कंट्री के जो रिसेंट में कुछ महीनों में जो पूरे दुनिया में डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो इंडिया को एक परखना चाहते हैं ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में। तो उस अपॉर्चुनिटीज को भी हमें एज ए नेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। Thank you so much, Jayanji. And I think so. There, I just want to say this: yes, COVID has created a lot of panic and a lot of issues of काफी सारा disruption किया है. But I think we need to just hold on, be sensible, use this time well, and hopefully future may recoveries will happen, probably faster. But it's important कि we should try and spread the word how to prevent transmission of the virus in our communities. It's very critical. अगर हम लोग इससे जल्दी उभरेंगे तो everything will start normalizing faster. So with that, I think I would like to thank Jayanji for his time and the the very interesting topic and very interesting tips he's given. Sangeeta ji, just one line I wanted to steal a few seconds. I think COVID for student community, COVID is an opportunity time. You must look upon this as an opportunity to change the course of your career, the course of your education, do introspection and take your life to yet loftier heights. That very, very important. Problem ये होती है कि opportunity does not come in our lives and knocks at our doors. Hey, I'm opportunity, please grab me. Opportunity will always come disguised as a problem beyond solution. ये कोविड भी उसी तरह का एक अवसर है, हम इसको किस तरह से अपनी जिंदगी में एक आधारभूत परिवर्तन लाके एक अच्छी गति और दिशा प्रदान करें, ये एक इसका एक बहुत अच्छा अवसर है जो आप रूटीन के बंधनों से आप में बंधे नहीं है और अपने आप में अपने बारे में सोचकर इंट्रोस्पेक्शन करके एक पूरा अपने लिए एक अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू जैन जी, किताली जी और जयंत जी के इन्हीं पॉजिटिव शब्दों के साथ कि इसको हम किस तरह एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे और कैसे हम हैंड हाइजीन और जो सरकार ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, मास्क पहनना और रोजमर्रा जिंदगी में इंश्योर करना कि आप हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, इन सब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और कल फिर हम इसी समय 5:30 बजे दूसरे वेबिनार के लिए मिलेंगे, जिस वेबिनार में हम आपसे करियर काउंसलिंग की बातें करेंगे। डॉक्टर अमृता दास जी हमारे साथ जुड़ेंगी कल। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयंत जी, थैंक यू किताली जी, थैंक यू रोली जी, रिचा, नवीन जी और हमारे सभी प्रतिभागी और अभिभावक जो जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।